बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। A1 टीवी से प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू के साथ आपका मेज़बान तज़ीन अख्तर हाजिर है। और नाजरीन कराम, जब हम बात करते हैं दुनिया को देखने की तो हम दुनिया को देखेंगे पाकिस्तान की आंख से, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारी असल दुनिया है। और दुनिया को जब देखना हो तो क्यों ना हम बात शुरू करें एक ऐसी शख्सियत से कि जिसने खुद अपनी आंखों से दुनिया देखी हुई है और जिनका पूरा कैरियर इसी हवाले से मुतल्लक रहा है, इस शोबे से। हमारे साथ आज मौजूद हैं एम्बेसडर जौहर सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। एम्बेसडर जौहर सलीम साहब का मैं मुख्तसर तारुफ कराता हूँ। वैसे तो बहुत उनका तवील एक तारुफ है, लेकिन मुख्तसर तारुफ ये है कि एम्बेसडर साहब फॉरेन ऑफिस में इन्होंने अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दी, फॉरेन सेक्रेटरी तक अपने मुल्क की खिदमत की। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक में बतौर एम्बेसडर जर्मनी, इटली, बोस्निया, बहरैन और दीगर ममालिक में सिफारती खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। तालीमी हवाले से बड़ा शानदार कैरियर के जॉन हॉपकिंस और दीगर आला जो इंटरनेशनल इदारे हैं वहाँ तक इन्होंने आला तालीम हासिल की। इंग्लिश लिटरेचर में भी एमए हैं, ये एक खासियत है इनकी। इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने डिग्री हासिल की हुई है। पेंसिल्वेनिया से पढ़े हुए हैं, जॉन हॉपकिंस से पढ़े हुए हैं, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के फेलो रहे हैं। और इसके अलावा एक इंटरनेशनल तंजीम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 38 ममालिक मेंबर हैं। उसके आप सदर रहे 2020 और 2022 के दौरान। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है और हमारी हुकूमत भी कोशिश कर रही है, उसमें मोफा का भी अमल दखल है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का भी। और एम्बेसडर जौहर सलीम साहब ने अभी हाल ही में चार्ज संभाला है इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस इंस्टीट्यूट का हमारी पॉलिसी मेकिंग में क्या रोल है। एम्बेसडर जौहर सलीम साहब जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज जो है ये थिंक टैंक है जो वजारत खारजा के साथ मुंसलिक भी है। तो थिंक टैंक्स जो हैं उसमें ज़ाहिर रिसर्च होती है, पब्लिकेशंस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, फिर जो है उसके अलावा हम लेक्चर्स देते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। फिर आपकी जो है ना बहुत सारी पार्टनरशिप इवेंट्स करते हैं दूसरी थिंक टैंक्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। इसके अलावा जो एक अहम काम होता है वो ये होता है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जिस तरह फॉरेन ऑफिस अगर है तो उनको भी आप पॉलिसी ब्रीफ्स या उनको उसके बारे में कोई इनपुट देते हैं अपनी रिसर्च और ज़ाहिर जो, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंटली अपना जो जिस तरह से देखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को, करंट अफेयर्स में जो हो रहा है उसको एक स्कॉलर की आंख से, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की आंख से, और एक जो नॉट फ्रॉम अ ब्यूरोक्रेटिक पर्सपेक्टिव ना उस तरह से जो आप देखते हैं, तो उसमें पॉलिसी इनपुट्स भी देते हैं हुकूमत को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और नाज़रीन कराम, पाकिस्तान जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है, इक़्तिसादी बुहरान है। और एम्बेसडर साहब चूँकि इसमें भी एक स्पेशलिटी रखते हैं तो इस पर भी हम बात करेंगे। जौहर सलीम साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा इम्कानात और इतना ज़्यादा पोटेंशियल, हर तरह का मौसम, हर तरह का लैंडस्केप, आबादी, इतनी बड़ी आबादी, और उस आबादी में भी ज़्यादा आबादी जो है नौजवानों की, यानी कि 30 से 35 साल तक की 60% से ज़्यादा आबादी है, यानी ये भी एक बहुत बड़ा एसेट है। दूसरी तरफ चैलेंजेस इतने हैं, अभी हम इंटरनेशनल इदारों के पास जा रहे हैं, कुछ ममालिक की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। ये क्यों है ऐसा, और हम अपना पोटेंशियल जो है इसको टैप क्यों नहीं कर सके, इस्तेमाल क्यों नहीं कर सके, और इससे इस इक़्तिसादी बुहरान से हम
कैसे निकल सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? जी, बहुत ही अहम सवाल है और ये बल्कि एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। आबादी के हिसाब से इस वक्त हम दुनिया में 5वें नंबर पे हैं। 24 करोड़ की आबादी है और अगले 20-30 सालों में प्रोजेक्शंस ये हैं कि हम चौथे नंबर पे चले जाएंगे और फिर किसी वक्त शायद तीसरे नंबर पे भी इसी सदी में। अच्छा, दूसरी आपने बात जो की वो भी बहुत सही है कि बहुत ही यंग आबादी है। 60% जो हमारी आबादी है वो बिल्कुल नौजवानों पे मुश्तमिल है, ये बच्चों पे। और ये एक गैर मामूली चीज़ है दुनिया में, आज की दुनिया में, इसलिए कि अगर आप यूरोप में देखें, जहाँ पे मैं बहुत से मुल्कों में सफ़ीर के तौर पे रहा हूँ या सफारतकार के तौर पे रहा हूँ, तो वहाँ पे जो मीडियन एज है, मसलन अगर जर्मनी की हम बात करें तो वो 40s में है, 44, 45। हम इटली की बात करें तो वहाँ पे भी 45 है, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्शंस ये हैं कि इन मुल्कों में 50 तक चली जाएगी वो अगले दहाइयों में। तो अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो मीडियन एज है वो 22 साल है पाकिस्तान की। तो एक तो ये कि बहुत ही यंग पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशंस हैं। इसके मुकाबले में जो यूरोप के मुल्क हैं बहुत से, वो उनकी पॉपुलेशंस अब कम होना सुकड़ना शुरू हो गई, श्रिंक कर रही हैं और उनकी जो है ना एजिंग पॉपुलेशंस है। यहाँ हत्ता के कई अभी ऐसे मुल्क भी जो उस तरह से अभी इतने अमीर नहीं हुए, लेकिन खैर वैसे तरक्की में बहुत आगे हैं, जिस तरह चीन है। तो चाइना में भी अभी जो एजिंग पॉपुलेशन का एक मसला शुरू हो गया है और पॉपुलेशन श्रिंकिंग भी हो रही है। तो ये तो एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए, लेकिन ये एसेट तब बनता है कि इसको कहते हैं कि पॉपुलेशन डिविडेंड। अब वो पॉपुलेशन डिविडेंड तब बनता है कि अगर आप इस यंग पॉपुलेशन को एक रिसोर्स के तौर पे, एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे आप इकोनॉमिकली इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि देखें ना, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो तो ह्यूमन रिसोर्स ही होती है। बल्कि इवन दूसरी भी जो एंटरप्रेन्योर है वो भी ह्यूमन रिसोर्स में ही आता है। लेकिन मसला यह है कि अगर वो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो स्किल्ड नहीं है, वो अगर उस तरह से हेल्थी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है उस तरह से ट्रेन नहीं है, वो जो ह्यूमन रिसोर्स है अगर उसके पास कैपिटल की कमी है जो, तो फिर वो इस डिविडेंड की बजाय वो एक लायबिलिटी बन सकता है। अब जिस तरह पाकिस्तान की जो यंग पॉपुलेशन है, सबसे पहले आपने उसको एजुकेट करना है, फिर आपने उसको हेल्थ केयर भी देनी है, फिर उसके बाद जाहिर है कि उनके लिए हाउसिंग की ज़रूरत भी पड़ेगी, उनके लिए जाहिर खाना, फूड जो है, ज़िंदगी की बाकी लवाजमात हैं, एनर्जी यूज जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह, हर चीज़, बेशुमार चीज़ें हैं, तो अब वो भी मुहैया करनी है, आपने इंश्योर करना है। तो अगर वो इकोनॉमी में उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे, इकोनॉमी उस तरह से ग्रो नहीं कर रही होगी, आप जो है, तो फिर क्या होगा कि वो उल्टा एक लायबिलिटी बन जाएगी, बिकॉज आप उनको ना मुलाजमतें दे सकेंगे, ना उनके लिए सारी चीज़ें आप जो मैंने बाकी कहा है वो प्रोवाइड कर सकेंगे। तो फिर और ये पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारी जो सबसे एक जो बड़ी रिसोर्स है, जो ये पॉपुलेशन डिविडेंड जो है, जिसको दुनिया समझती है कि ये हमारा बहुत बड़ा एसेट भी है, उसको हम एसेट के तौर पर यूज करेंगे या वो हमारी लायबिलिटी बनेगी। तो अब ये चैलेंज है। अब इस चैलेंज को हमने किस तरह से, इस चैलेंज से नफरत आजमा होना है, हमने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो यह है। बिल्कुल ठीक है। अम्बासडर साहब, यहाँ पे हम एक मुख्तसर वक्फा लेंगे। कश्मीर जन्नत नज़ीर के मजलूम और बेबस आवाम आज़ादी के मुंतज़िर। मसला कश्मीर बरसगीर का सुलगता इशू। 2 एटमी ताकतों के दरमियान वजह तनाज़ा। लाखों कश्मीरी अपनी ही सरजमीन पर कैद। कश्मीर के हवाले से बात करेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी शख्सियात से।
सिर्फ A1 टेलीविजन के प्रोग्राम कश्मीर डिबेट में। जी नाज़रीन कराम, प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू में आपको वापस खुशामदीद कहते हैं। A1 टीवी की ये पेशकश है। मैं आपका मेज़बान हूँ तज़ीन अख्तर और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं जनाब जौहर सलीम साहब, एम्बेसडर और प्रेसिडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के। हम बात कर रहे थे, एम्बेसडर साहब बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान की आबादी है और उसमें नौजवानों का जो बहुत ज़्यादा तनासुब है, उसको किस तरह हम एक अपना असासा बना सकते हैं। जी एम्बेसडर। जी बिल्कुल, तो जैसे मैं कह रहा था कि ये हमारा एक बहुत बड़ा असासा है, लेकिन अगर हम इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करें तो फिर एक लाइबिलिटी बन जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हालात हैं इकोनॉमिक और बाकी चीज़ें जो उनसी हैं उसमें देखें, अगर हम इनको एजुकेशन नहीं दे सके, स्टेट जो उनसी है, हेल्थ केयर नहीं दे सके प्रॉपर, और सबसे बड़ी बात है कि उनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो उनसी है और एम्प्लॉयमेंट मुलाजमत है, तो फिर जो है फिर यही यंग पॉपुलेशन, यही जो उनसी है ना, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी भी खुदा खास और वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो उसी से कई बार वो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन जो उनसी है उससे लोग एक्सट्रीमिज्म की तरफ भी निकल जाते हैं, और उससे फिर वही लोग जो अपनी कॉन्वोल्यूटेड फिलोसफीज जो उनसी है ना, बिल्कुल ऑब्सक्यूरेंटिस्ट जो आइडियोलॉजीज अपनी प्रमोट करते हैं, उससे वो इन लोगों को मिसलीड भी करते हैं, वो गलत तरफ फिर इनको ले जाते हैं, और उससे फिर देखें दूसरे भी बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। इवन जो टेररिज्म का हमें मसला है उसमें एक वजह ये भी है कि जब बहुत से आपके यंग लोग जो हैं उनको मुलाजमतें नहीं हैं उनके पास, वो बेरोजगार हैं, वो तालीम याफ्ता भी नहीं है, तो फिर वो बदकिस्मती से वो इस्तेमाल हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसी हवाले से एम्बेसडर साहब, इकनॉमिक का ही मामला है ये भी, तो इकनॉमिक्स में, इकनॉमिक रिवाइवल में और तरक्की में बहुत ज़रूरी बात होती है, और जहाँ पे आपने सफारती खिदमात अंजाम दी, खुद वहाँ यानी यूरोपियन यूनियन जो है वो एक मिसाल है, इसी तरह आसियान भी एक मिसाल है कि खित्ते के अंदर आप जब ट्रेड करते हैं तो उससे ज़्यादा खुशहाली आती है। पाकिस्तान को रीजनल हब तो बहुत कहा जाता है, लेकिन हमारे जो 4 हमसाए हैं उनमें से 3 के साथ तो हमारी तिजारत ही नहीं है। अफगानिस्तान है, इंडिया है, ईरान है। इंडिया के साथ तो बिल्कुल नहीं है। अफगानिस्तान के साथ जो है उसका हमें फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो रहा है। ईरान जो है वहाँ से जो आ जा रही है चीज़ें वो मेनली स्मगलिंग है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या होना चाहिए इसके? देखिए, जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ना, वो आज की दुनिया में उसको बहुत अहम समझा जाता है। हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं दुनिया में, जिसमें यूरोपियन यूनियन है, उसमें किस तरह से रीजनल जो इकोनॉमिक उन्होंने कॉपरेशन प्रमोट की, तो उससे किस सारे मुल्कों को फ़ायदा हुआ और तरक्की में उनकी तेज़ी आई। इसी तरह मर्कोसू है जो लैटिन अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में, फिर नाफ्टा है जो नॉर्थ अमेरिका में है, फिर आसियान है जो कि ईस्ट एशिया में है, फिर इसी तरह की और भी जो है ना तंजीमें हैं। अभी जैसे शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, ईसीओ भी है, एससीओ है, एससीओ बिल्कुल, एससीओ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। तो बेसिकली ये सारी तंजीमें हैं, इनमें कुछ तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हैं जिन्होंने कि अपने रीजन्स को पूरा बदल दिया। इसी नुक्ता नज़र से सार्क बनाई गई थी तंजीम, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। लेकिन बदकिस्मती से सार्क जो है वो हिंदुस्तान की जो एक हेजेमोनिक एजेंडा था उसका शिकार बन के रह गई, और उस वजह से बिकॉज हिंदुस्तान जो है वो कोऑपरेशन की बजाय डोमिनेशन पे उनका ज़्यादा जो है ना जो है फोकस रहा, और उसकी वजह से फिर ये हुआ कि जो दूसरे ममालिक थे रीजन के, जो सारे सार्क के मेंबर्स हैं, साउथ एशिया के जो ममालिक हैं सारे, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, मालदीव है, भूटान है, तो श्रीलंका है, तो उन मुल्कों में बेसिकली वो उस तरह से फिर वो ट्रेड नहीं आपस में परवान चढ़ सकी रीजनल जिस तरह की होनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान का तो इसमें बड़ा विजन था एक
ہمارا ویژن یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ اپنے ریجن کے اندر کنیکٹیوٹی کو پروموٹ کریں اور ٹریڈ کو پروموٹ کریں، اکنامک کوآپریشن جو ہے، انویسٹمنٹ کوآپریشن مثلاً اس کو پروموٹ کریں، بلکہ ایک ریجنل جو ہے نا ہب بنے، اس سینس میں کہ پاکستان جو ہے وہ 3 ریجنز کے کانفرنس پہ جیسے کہتے ہیں نا وہ ہم سچویٹڈ ہیں جغرافیائی طور پہ. تو وہ ریجنز کون سے ہیں جس میں سینٹرل ایشیا ہے، مڈل ایسٹ ہے، پھر جو ہے نا ایسٹ ایشیا ہے. تو اور یہ دنیا کے بہت ہی ڈائنامک ریجن ہیں. دیکھیں ایک طرف ایسٹ ایشیا جو ہے دنیا کا سب سے زیادہ جو ہائیسٹ گروتھ جنہوں نے دیکھی ہے پچھلی کئی دہائیوں میں وہ ہے. اور اب تو ساؤتھ ایشیا میں بھی بہت ہی زیادہ ایک جو ہے نا بوم ہے گروتھ کا. ہندوستان جو ہے وہ 7-8% پر اینم کے حساب سے گرو کر رہا ہے، بنگلہ دیش بھی اسی حساب سے، دوسرے ملک بھی. پاکستان میں تھوڑا سا کرائسس رہا ہے انفارچونیٹلی، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کا یہ سب سے ڈائنامک ریجن ہے اکنامکلی. تو اس میں اگر پاکستان ایک کردار ادا کرتا جو ہے نا ایک ہب جو ہے، ایک انٹر ریجنل، ناٹ جسٹ اے ریجنل ہب بلکہ ایک انٹر ریجنل ہب کے طور پہ، تو وہ دیکھیں بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی. لیکن انفارچونیٹلی 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسائل ہیں. ایک تو اور چیلنج ہے بہت بڑا، ایک تو یہ ہندوستان کا جو ایک وہ جو ہے نا ایجنڈا جس میں کہ وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ rather than cooperating اور کو ایگزسٹنگ، ایک وہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ افغانستان کی صورتحال. تو یہ دیکھیں ہمارے جو بھی پلانس تھے نا کہ جی سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہم وہ انرجی کوریڈورز بنائیں گے، ٹریڈ کوریڈورز بنائیں گے افغانستان میں. صحیح بات. تو اس میں افغانستان کے بغیر تو وہ نہیں بن سکتے کیونکہ افغانستان بیچ میں آتا ہے. تو افغانستان میں مکمل امن ہو، اسٹیبلٹی جو ہے اس چیز کا ظاہر اتنے سالوں سے دہائیوں سے وہ نہیں رہی، تو اس کا ایک انتظار رہا ہے. اور پھر افغانستان کو کہ پھر انڈر ڈیولپڈ رہ گیا، ان کی اکانومی پھر اس طرح سے نہیں ہے جو سی کہ جس میں آپ ایک بڑے اچھے اکنامک پارٹنرز بن سکتے ہیں. پھر بھی یہ کہنے کے باوجود بھی چلیں پھر بھی ہماری افغانستان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے بلینز کی ہے. ایران کے ساتھ بھی آپ کی تقریباً 2 بلین کی ٹریڈ رہی ہے. پھر ایران کے ساتھ دوسرے مسائل ہیں، وہ ایسے مسائل ہیں جو کہ ہمارے کوئی پیش کریڈٹ تو نہیں ہے. ایران جو ہے انٹرنیشنل سینکشنز ہیں وہاں پہ، تو اس کی وجہ سے بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے ٹریڈ کے کئی ایونیوز میں تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے انوائرمنٹ. ہندوستان کے ساتھ تو بالکل ہی ایک مختلف مسئلہ ہے جس طرح ہم سب جانتے ہیں. تو یہ چیلنجز ہیں، لیکن یہ ہمارا جو ویژن ہے پاکستان کا وہ بڑا کلیئرلی یہ ہے. اور اسی لیے دیکھیں یہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے، لیکن ایک ہمسائے کا تو خیر ظاہر ہے جو چوتھے ہمسائے کی بات کریں تو جب چین کے ساتھ تو ہماری ٹریڈ بہت ہی بڑی ہے. سال میں جو نا $30 بلین سے زیادہ کی ٹریڈ ہے جو کہ ہماری ٹریڈ کا ایک بہت بڑا حصہ بھی ہے. تو اس میں تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ جی وہ ٹریڈ جو سی ہے وہ تھوڑی سی اس میں ڈیفیسٹ ذرا ہماری سائڈ پہ زیادہ ہے، لیکن اس کو بھی ہم بیلنس چین کے بعد. اچھا اسی میں آپ یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان اور چین کب تک ہم آپسی جو تجارت ہے اس کو اپنی کرنسیوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں یہ جو ہے دونوں ملکوں کی یہ خواہش ہے بالکل، اور اس میں جو ہے کئی جو ہے نا انسٹیٹیوشنل میکینزمز بھی اس کے لیے بنائے گئے ہیں. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مطلب مسئلہ جو ہے نا اکنامک ٹیکنیکل پوائنٹ آ جاتا ہے نا، اور وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم چین سے جو امپورٹ کرتے ہیں نا، جس طرح اگر ہم پچھلے سالوں کا فگر دیکھیں تو تقریباً 27 سے $30 بلین کی امپورٹ ہے. جو ہم ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ $3-4 بلین کی ہے زیادہ سے. اب اگر آپ نے اپنی کرنسیز استعمال کرنی ہے تو پھر وہ تبھی استعمال ہو سکتی ہے نا کہ اگر آپ کی کوئی وہ ایک ذرا ایک بیلنس قسم کی ٹریڈ ہوتی ہے نا، جس میں کہ اگر وہ بھی ہم سے کوئی ہم اگر $30 بلین امپورٹ کرتے ہیں تو ہم بھی $20-25 بلین ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے، تو پھر تو اپنی کرنسیز میں بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے نا. بیکاز پھر تو ظاہر ہے کہ وہ آپ سے لیتے ہیں چیزیں، آپ اتنی پیسے پھر وہ ان سے کرتے ہیں پھر اور ان سے جو آپ چیزیں لیتے ہیں تو وہ آپ کی کرنسی لیتے ہیں، بیکاز ان کو بھی آپ سے چیزیں لینی ہے. لیکن جب ان کو آپ سے چیزیں صرف $3-4 بلین کی لینی ہے اور آپ کو ان سے $30 بلین کی لینی ہے تو پھر ٹریڈ کرنسیز میں مشکل ہو جاتی ہے اس وقت. تو یہ ٹیکنیکل ایک ہے اس کا، لیکن اس کے لیے کئی میکینزمز جو ہے نا کئی آئیڈیاز ہیں آن دا بورڈ لائک، تو اس پہ کوشش کی جا رہی ہے. کسی حد تک وہ کنورٹ کر سکتے ہیں اس ٹریڈ کو لوکل کرنسیز میں، لیکن مکمل طور پہ کرنا مشکل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے.
آخری سوال ہے ایمبیسڈر صاحب کے آپ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ایک طویل عرصے تک ایک بڑے اہم پرامزنگ کانٹیننٹ جو مستقبل کا ہے افریقہ اس کو نظر انداز کیے رکھا؟ بڑا اچھا سوال ہے جو ہے بالکل افریقہ جو ہے اتنا بڑا ایک کانٹیننٹ ہے اور اس میں 50 سے زیادہ ملک ہیں. تو ابھی لاسٹ ایئر دو سال پہلے ہم نے 3-4 ایمبیسیز اور کھولی ہیں. جی بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں لیکن یہ ہم نے اس طرح اس کو نگلیکٹ نہیں کیا. ہماری کئی سال پہلے یہ پالیسی ایک بنی لک افریقہ پالیسی بنی نا فارن آفس کے اندر. تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ 10 اور وہاں پہ ایمبیسیز کھولیں گے افریقہ میں نا بدر ریچ. تو وہ پھر کھولی بھی گئی اس میں سے بہت سی. اب اس میں کچھ مسائل بھی ہیں افریقہ کے ساتھ. مسائل یہ ہے کہ ادھر بھی کچھ ملک جو ہے نا کیونکہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا کچھ انڈر ڈیولپ بھی ہیں تو وہاں پہ تھوڑے سے اسٹیبلٹی کے ایشوز ہیں, کچھ پیس اور اسٹیبلٹی کے بھی ہیں. کچھ ایشوز یہ بھی ہیں کہ وہاں سے جب آپ امپورٹ کرتے ہیں چیزیں ڈیجیٹائزیشن بینکنگ ٹرانزیکشنز کے پھر یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان ٹرمز آف لاجسٹکس جو ہے نا وہ بھی اس طرح کی ڈیولپ نہیں ہے جس طرح کی باقی ملکوں کے ساتھ ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری بہت نظر ہے افریقہ پہ اور ہماری کوشش ہے کہ ان کے ساتھ نہ صرف پولیٹیکل تعلقات جو کہ بہت اچھے ہیں افریقہ کے ساتھ زیادہ تر ملکوں کے ساتھ لیکن ساتھ ہی ساتھ اقتصادی تعلقات جو ان سے وہ بھی بڑھے ان کے. تو اسی لیے اور اسی پوائنٹ آف ویو سے یہ لک افریقہ پالیسی جو ان سے یہ بنائی گئی تھی اور وہاں سے ہم نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو ہے نا گھانا کے ابھی ڈیلیگیشن پاکستان ابھی آئے گا اور میری بھی بلکہ ان سے ملاقات ہوگی. تو اس طرح وہ بہت سے پھر ان کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. ادھر ہماری فارن سروس اکیڈمی ہے وہاں پہ ہم افریقہ کے بہت سے ملکوں کے جو ڈپلومیٹس ان کو ٹرین کرتے رہے ہیں پاکستان پچھلے 10-20-30 سال سے. تو افریقہ کی طرف ہمیں اہمیت کا احساس ہے افریقہ کی لیکن تھوڑی سی کچھ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ابھی وہ ٹریڈ اور جو اکنامک کوآپریشن ہے اس کا پیمانہ اتنا وسیع نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین اکرام یہ تھی ہماری مختصر گفتگو پروگرام ورلڈ ویو میں ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب. ان کو ہم آئندہ بھی زحمت دیتے رہا کریں گے. آخری بات یہ کروں گا کہ پاکستان کے اندر سب کچھ موجود ہے اور پاکستان سب ملکوں کے ساتھ تعاون کرنے اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. اور یہ جو مشکل وقت ہے یہ بہت جلد ہمیں امید ہے کہ یہ گزر جائے گا اور خوشحالی پاکستان کا بھی مقدر ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.